चलिए आज का टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे 2D इलेक्ट्रोफोर्सिस, 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या होगा, है ना, इसमें दो डायमेंशन होते हैं। पहले डायमेंशन को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और द सेकंड वन इज द मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा क्या होने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें एक साथ दो चीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं, दो एंटाइटीज को यूज करके हम लोग पता करते हैं कि कौन सी प्रोटीन का क्या मॉलिक्यूलर वेट, कौन सी प्रोटीन, कितने तरह की प्रोटीन पाई जा रही है, या आप लोग इसको और सरल शब्दों में बोल सकते हैं प्रोटियोमिक्स क्या है उसका, है ना। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड मच हायर रिजोल्यूशन। इससे एसडीएस पेज की तुलना से, एसडीएस पेज में क्या होता था, दो प्रोटीन थी, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम है तो उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता था, है ना। तो होता क्या है कि अगर दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो हम लोग पहला डायमेंशन पहले यहाँ पे काम कर जाता है। पहला डायमेंशन काम करता है, पहला डायमेंशन क्या काम करता है कि दोनों प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो अलग होगा, है ना। दोनों प्रोटीन का क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो अलग ही होने वाला है। तो अगर दोनों प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग है तो हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे प्रोटीन को सेपरेट करेंगे। पहले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे सेपरेट करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये सेपरेट करता है प्रोटीन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, या ऐसे प्रोटीन जिनका हैविंग सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। दो प्रोटीन जिनके बीच का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम है, पीआई सेम है, यहाँ पे पीआई सेम है ना, पीआई सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है, तब भी इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। और ऐसी प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है लेकिन पीआई अलग अलग है, इनको भी सेपरेट कर सकते हैं, इनको भी सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक साथ दो डायमेंशन को कवर करता है। इन दोनों डायमेंशन कौन से हो गए, 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। ये क्या करता है, रिजॉल्व कर देता है, सेपरेट करता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मिक्सचर को, है ना, जो प्रोटियोमिक्स, एक साथ कई सारी प्रोटीन्स की स्टडी करने में मदद करता है ना। एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, और प्रोटीन एक्सप्रेशन की एनालिसिस में भी ये मदद करवाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या बेसिक जो है वो समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? बतलाएं भाई, जो बेसिक है 2D इलेक्ट्रोफोर्सिस का वो सबको समझ में आया। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। आज शायद संध्या जी नहीं आई है, क्या संध्या जी आज पाई जा रही है यहाँ पर कि नहीं? संध्या जी आई है कि नहीं? उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उसमें आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग वगैरह था, मैंने कहा था अभी ये सब पढ़ाया ही नहीं है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग होती है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या करते हैं कि अब ऐसे समझो, एक बात ऐसे समझो, ये कल भी समझाया था, आज फिर समझा रहे हैं। ये कल भी बात एक समझाई थी, फिर समझाते हैं। मान लिया गया कि कोई एक प्रोटीन है, कोई एक प्रोटीन है और उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। पहली बात तो आज हमको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता होना चाहिए, है ना। कोई एक प्रोटीन है, कोई एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन पे तीन चार्ज हो सकते हैं। एक चार्ज हो सकता है या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो वो नेगेटिव चार्ज हो, और या तो उसके ऊपर नेट चार्ज, नेट चार्ज मैं लिख रहा हूं, नेट चार्ज, अच्छा तीनों में नेट चार्ज ही लिख लेते हैं। या तो उसके पास नेट चार्ज पॉजिटिव हो, या तो नेट चार्ज नेगेटिव हो, और या तो नेट चार्ज जीरो, है ना। ये कब होता है, ये किसी प्रोटीन में कब होता है, जैसे कल एक अमीनो एसिड में सिखाया था, है ना, वैसे ही आज हम लोग एक प्रोटीन के रिस्पेक्ट में सीखेंगे कि किसी प्रोटीन में नेट चार्ज कब प्लस होगा, कब माइनस होगा और कब जीरो होगा। तो बोला गया कि अगर वो प्रोटीन ऐसी पीएच पे रखी जाए, जहां पर ऐसी पीएच पे रखी जाए जिसपे उस पे नेट चार्ज जीरो हो जाए, इस पीएच को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इस पीएच को बोलते हैं हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इस पीएच को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो मान लिया ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मान लिया गया कि ये 8 है, 8.4 है। इमेजिन कर लेते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, 8.4। कोई एक प्रोटीन है XYZ, इस XYZ प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 8.4। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 8.4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोटीन को जब 8.4 पीएच दी जाती है तो इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो हो जाता है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक बात है। लेकिन अगर इस पीएच से अगर हम लोग कम देने लग जाए, इस पीएच से अगर हम लोग कम देंगे तो वो इस प्रोटीन पे कौन सा चार्ज ले आएगी, प्लस चार्ज ले आएगी। इस पीएच से कम अगर हम लोग देंगे तो प्रोटीन पे कौन सा चार्ज बनने लग जाएगा, प्लस चार्ज। और अगर इस पीएच से ज्यादा हम लोग देंगे तो इस प्रोटीन पे कौन सा चार्ज बन जाएगा, माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज बन जाएगा, माइनस चार्ज बन जाएगा, ठीक है, माइनस चार्ज बन जाएगा।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अगर पीएच से ज्यादा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच देते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच देते हैं तो माइनस चार्ज, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच देते हैं तो प्लस चार्ज। इस तरह से चार्ज फ्लक्चुएट करता है। अब मान लेते हैं, मान लिया गया कि कोई एक प्रोटीन है, इसके लिए होता क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक कितने लोगों ने किया, किसी ने किया क्या 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस? क्या किसी ने 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस किया अभी तक? उसके लिए क्या आती है, स्ट्रिप्स आती है ना, उसके लिए क्या आती है, कुछ स्ट्रिप्स आती है ना, कुछ स्ट्रिप्स आती है, बात को जरा समझेंगे, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीजी स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आईपीजी। तो किसी ने आइसोइलेक्ट्रिक, किसी ने भी नहीं किया, कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं, आईपीजी स्ट्रिप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आईपीजी स्ट्रिप। आईपीजी स्ट्रिप क्या है, ध्यान देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर पीएच का ग्रेडियंट होता है, यहाँ पर पी का मतलब पीएच और जी का मतलब ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट रखा जाता है और अलग अलग ग्रेडियंट की पीएच की आती है। मान लिया गया कि हमने क्या कहा, है ना, हमने क्या कहा कि एक कोई आईपीजी स्ट्रिप लेके आए जिसमें पीएच 4 से लेकर के पीएच 10 के बीच में है, पीएच 10 के बीच में है। ठीक है, पीएच 10 के बीच में है, तो होगा क्या, ध्यान लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि मान लिया गया कि इतना एरिया जो है यहां से, एक मिनट रुक जाइयो, तुम बेटे इधर आ जाओ, ठीक है, इतना एरिया जो है, इतना एरिया ये पीएच 4 का है, यहां से पीएच 4 है। फिर क्या हुआ, ये एरिया जो हुआ ये पीएच 5 का हुआ, थोड़ा सा एरिया पीएच 5 का हो गया, फिर पीएच 6 का हो गया, 7 का हो गया, है ना, पीएच 6 का हो गया, ये एरिया पीएच 6 का रह गया, है ना। इस तरह से अलग अलग तरह से 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, अलग अलग तरह से। ठीक है, अब मान लिया यही प्रोटीन थी XYZ ही, जब लेके चले हैं तो लेके बैठ जाते हैं यहाँ पे। अब इस स्ट्रिप में क्या होता है, अलग अलग एरिया में ये पूरी ग्रेडियंट बन गई, 4 5 6 7 8, और ये ग्रेडियंट रहता है 4, कोई शार्पली 4 नहीं है, 4 से 5 की तरफ भागेंगे तो ये 4.1 4.2 4.3 धीरे धीरे चेंज होता है। ये मार्केट में बनी बनाई स्ट्रिप्स मिलती है ना, पैसा देना पड़ता है, स्ट्रिप मिल जाती है। ठीक है, अब मान लिया इसी के ऊपर हमने क्या कर दिया, ये जो प्रोटीन थी हमने यहीं पे लाके प्रोटीन डाल दिया, ये वाला। इस पॉइंट पे अगर हमने प्रोटीन डाला, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 8.4 है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मेरे भाई कितना 8.4। हमने पीएच किस रेंज वाली पीएच में इसको उठा के पटक दिया, हमने इसको पीएच 5.5 के आसपास रख दिया। तो अब खुद सोचो इस पे कितना, कौन सा चार्ज आएगा। जो प्रोटीन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे नेट जीरो चार्ज रख रही थी, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, सर ये इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पे रखे हो तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसको जाना कहाँ है, यहाँ पे जाना है, ये इसका मेन टारगेट पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है। मान लिया यहाँ पे 8.4 पीएच है, तो अब ये प्रोटीन भागना शुरू करेगी यहाँ तक, कहाँ भागेगी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तरफ भागेगी, कहाँ भागेगी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तरफ भागेगी। अगर इसी प्रोटीन को आपने मान लिया ये 10 वाला पीएच है, ये रेंज जो आई, ये आई किसकी, 10 पीएच की रेंज आ गई, ये पीएच कौन सा आ गया, 10 पीएच का रेंज आया, है ना, ये पीएच 10 है। अब आपने इस प्रोटीन को उठा करके, ये 10 हो गया, ये मान लिया गया आपका, ये मान लिया गया 9 हो गया, थोड़ा कलरफुल बनाने में मजा आती है। ठीक है, 9 हो गया। ठीक है, अब किया क्या हमने, अब हमने इसी प्रोटीन को हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया, मान लिया यहाँ डाला, कहाँ डाला, पता चला 9.8 के पास इसको उठा के पटका, तो 9.8 पे रखा है आपने, तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, बिल्कुल भाई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा पीएच पे इसको रखा है तो कितना हो जाएगा, तब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये किधर भागेगी, अब ये इधर भागेगी। ओवरऑल इस स्ट्रिप पे प्रोटीन के सैंपल को जहां भी डालो वो अपने अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तरफ भाग जाएगी। जैसे जैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तरफ ये भागती जाएगी, ये अपने नेट चार्ज 0 की तरफ मूव कर जाएगी। और अगर नेट चार्ज 0 हो गया, है ना, इफ देयर इज net charge 0, then the electrophoretic movement will be also 0, है ना। सारा का सारा मूवमेंट हो किसके कारण रहा था, है ना, इस स्ट्रिप को इसे हवा में नहीं लेके रखना, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह देंगे, अभी बेसिक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, है ना।
बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं। अगर नेट चार्ज जीरो जैसे हो जाएगा फिर उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसीलिए मैंने कल एक चीज बताई थी कि लोग लिख देते हैं कि ग्लाइसिन जो है वो अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है 6.8। मैंने बोला था एक गलत बात लिखी है, और आप लोग कमेंट करके या मुझे पर्सनल मैसेज करना कि ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, तो किसी ने हमको आंसर नहीं दिया अभी तक, है ना, या वो वही वीडियो में कमेंट कर सकता है, तो किसी ने ऐसा नहीं किया। बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया किया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि ये प्रोटीन तब तक मूव करेगी जब तक कि अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को अचीव ना कर पाए। 5.97 लगभग 6 मान सकते हैं, और जब पढ़ाएंगे तब याद दिला देंगे, है ना, तब याद दिलाएंगे आपको, ठीक है। कमेंट किया किसने, कमेंट किया, आई डिड। अनुष्का आपने किया तो क्या किया, कमेंट किया कि मैसेज किया, खाली आपने बस देखा था, कमेंट किया है, अच्छा हमने देखा नहीं, सॉरी मैम। चलो हम लाइक करेंगे आके उस कमेंट को अभी, ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं मेन कंसेप्ट को। क्या इतनी बात जो मैंने आपको बताई वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर वहां पर प्रोटीन पे माइनस चार्ज आ गया, है ना, तो माइनस चार्ज को कौन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? एनोड, एनायन अट्रैक्टेंट एनोड। मैंने कहानी याद कराने की कोशिश करी है, रटना नहीं है। मैंने हमेशा से जीवन काल से यही सिखाया है कि कुछ भी नहीं रटना है। अगर रटने की कोशिश करोगे तो CSIR कभी नहीं निकलेगा, रटने की कोशिश करोगे कभी CSIR नहीं निकलेगा। हर बार घुमा क्वेश्चन पूछेगा, आप घूम के फिर चले आओगे, कहोगे पता नहीं कहाँ से पूछ लिया उसने, ठीक है। तो एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला है एनायन अट्रैक्टेंट एनोड। एनोड अपनी ओर एनायन को अट्रैक्ट करेगा, है ना, एनोड अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा एनायन को। तो अगर प्रोटीन में माइनस चार्ज है तो वो एनोड की तरफ भागेगा, और भागते भागते एनोड तक नहीं पहुंच जाएगा, जहां पर उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आया वहीं रुक जाएगा। तो एक प्रोटीन, अब मान लिया यही स्ट्रिप थी, अब इमेजिन कर लेते हैं, अब फिर से इमेजिन करते हैं, इमेजिन ही तो कर रहे हैं हम लोग, इमेजिन करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, ये स्ट्रिप बना दी मैंने, ये स्ट्रिप मैंने बना दी है, स्ट्रिप का कलर थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, ये स्ट्रिप मैंने बना दी। अब इस स्ट्रिप में अलग अलग पीएच चल रही है, इस स्ट्रिप में क्या चल रही है, अलग अलग पीएच चल रही है, ये देखिए, और इसमें अलग अलग प्रोटीन मैंने डाली। इमेजिन करो, हमने एक प्रोटीन का मिक्सचर लिया, सेल लाइजेट लिया, उसमें बहुत तरह की प्रोटीन थी, बहुत तरह की प्रोटीन थी, और हर प्रोटीन का अपना अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था, है ना। बेसिक खाली समझ लो, बाकी सब तो आसान है, सबका अपना अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। अब मान लिया गया कि कोई एक प्रोटीन थी, वो चलना शुरू करी, वो रनिंग करना शुरू करी, और एक प्रोटीन पहुंची। अब यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मान लिया ये शुरू हो रही, रेस कहाँ से शुरू कराई मैंने, रेस शुरू कराई यहाँ से 5 से शुरू कराई, और पूरी स्केल मान के चलो, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लोगे, इतना आता है आपको, है ना। और ये कहानी कहाँ पे खत्म हुई, 9 पे आके खत्म हो गई। कोई प्रोटीन हमको मिली यहाँ पे, कोई प्रोटीन हमको मिली यहाँ पे, कोई प्रोटीन हमको मिल रही यहाँ पे, कोई प्रोटीन हमको मिल रही यहाँ पे, कोई प्रोटीन मिल रही हमको यहाँ पे, कोई यहाँ पे मिल रही है, कोई यहाँ पे मिल रही है, ऐसे से हमने देखा, ठीक है, ऐसे से देखा। अब हमने क्या किया, अब हमने बोला कि भैया इसके पास इतने तरह की प्रोटीन है, क्या मेरा ये आंसर सही है? नहीं सही है अभी सर। हो सकता है सर कि यहां पर जो प्रोटीन पाई जाती हो, यहां पर कोई 2 प्रोटीन पाई जाती हो, ए और बी 2 पाई जाती हो, ए एंड बी, और दोनों का सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो, यह भी तो हो सकता है, दोनों का सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो। तो आपके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटीन, है ना, बट एट द पॉइंट नंबर 5, है ना, देयर आर 2 प्रोटीन्स आर प्रेजेंट विच हैव सेम और सिमिलर, है ना, सेम बोल सकते हो, सिमिलर भी बोल सकते हो, लगभग वो ओवरलैप करे हुए हैं, सिमिलर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अब हम क्या करें, अब हम इसी स्ट्रिप को ले जाकर के एसडीएस पे रख दें। अब इसी स्ट्रिप को यहां से उठाते हैं, और ले करके यहां से उठाओ इस स्ट्रिप को, ये देखिए मेरे पास शक्तियां हैं, है ना, इन शक्तियों का भरपूर यूज करेंगे, और इसको ले जाकर के हमने यहाँ पे कर दिया, एसडीएस पे ले जाके रख दिया। अब जब हमने इसको एसडीएस पे ले जाके रखा, ये सब हटाए दे रहे हैं, एसडीएस पे जब हमने इसको ले जाके रखा, जब हमने क्या किया मेरे भाई, इसको एसडीएस पे रखा। अब एसडीएस का एक ब्लॉक बना दे, जो कल हम लोगों ने सीखा था एसडीएस। एसडीएस पे जब इसको हम लोगों ने ले जाके रखा, तो एसडीएस का जेल तो ऐसा दिख रहा है, एसडीएस का जेल कैसा दिख रहा है, एसडीएस का जेल दिख रहा है मेरे भाई ऐसा है, ये एसडीएस का जेल है। अब ये प्रोटीन इस एसडीएल पे चलना शुरू कर दी, अब ये प्रोटीन इस एसडीएस पे चल रही है। एसडीएस पे जब चली, है ना, एसडीएस पे चली तो क्या हुआ जरा ध्यान लगाना, बहुत मन लगा के बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं,
मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाने में बहुत मौज आती है, बहुत मौज आती है, पता नहीं क्यों। ठीक है, जब इस पे हमने करके देखा तो हुआ क्या, एक प्रोटीन हमको यहां मिल गई, एक प्रोटीन हमको यहां मिल गई, एक प्रोटीन हमको यहां मिल गई, है ना। देखो दोनों का, और एकदम सामने रखते हैं, यहां मिल गई। एक प्रोटीन हमको यहां मिल गई, एक प्रोटीन हमको यहां मिली, यहां मिली और यहां मिली, तीन यहां मिली, यहां पे दो प्रोटीन मिल गई। ये सब क्या चल रहा है ना, ये सब क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, एक यहाँ पे मिल गई, है ना। इससे हमें क्या पता चला, अब इसमें दो चीजों को बड़ा ध्यान लगाना है मेरे भाई, दो चीजों को बहुत ध्यान लगाना। एक हमको ये वाला रो जरा ध्यान लगाना है, और एक ये रो ध्यान लगाना है। ये रो हमको ये बता रही है, ये रो हमको ये बता रही है कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, जिसको अगर हम डायरेक्ट एसडीएस पे करते, डायरेक्ट एसडीएस पे करते तो सेम ना आता, डायरेक्ट एसडीएस पे करते तो एक ही पॉइंट मिलता। इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन दोनों का आईपीआई वैल्यू अलग अलग था, इसलिए पहले पीआई के बेस पे दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, और फिर मॉलिक्यूलर वेट सेम था तो इस रो में, यहां पे रो में सेम आए, रो में सेम आए। और यहां पर पता चला कि ये तीन प्रोटीन है, 1 2 एंड 3, इन तीनों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम था, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अलग था, इसके कारण ये अलग अलग सेपरेट आउट हो गए। क्या सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बताइए भैया, जगिए जगिए, अब मेहनत का समय आ गया, धीरे 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 मेहनत का समय आ रहा है, जुलाई खत्म हो रही, बहुत मेहनत करानी है आप लोग से, बहुत मेहनत करानी है आप लोग से। जो हमारा पहले रेशियो था 13 में 6 लोगों का, ठीक है, पहला देखो डायमेंशन, अनुष्का जी कह रही एक बार और बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए, तो एक बार हम किसी और तरह से बताते हैं, दो डायमेंशन लेके चलते हैं, दो डायमेंशन, है ना, दो डायमेंशन, एक प्ले करते चलते हैं कलर, और एक डायमेंशन लेकर चलते हैं वेट, वजन। तो वजन मान लिया, ठीक है, वजन के बेस पे और कलर के बेस पे, इन बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़कियों को या लड़कों को सेपरेट कर रहे हैं कि काले लड़के और मोटे लड़के, या काले लड़के दुबले लड़के, काले लड़के, है ना, मोटे लड़के, काले और मोटे, काले और दुबले, दूसरा गोरे और मोटे और गोरे और दुबले, चार कॉम्बिनेशन तैयार हुए, इस बेस पे हमको सेपरेट करना है। तो पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, कलर के बेस पे सेपरेट कर दिया, कलर के बेस पे सेपरेट किया कि कालों को अलग कर दो और गोरों को अलग कर दो, ये अलग हो गया। दूसरा हमने क्या कर दिया, दूसरे केस में क्या कर दिया, अब हमने काले में भी दो वैरायटी निकाली, एक थे मोटे और एक थे हल्के एक थे मोटे और एक थे हल्के लड़के, ये दो तरह के हमने बना दिए, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी दो डायमेंशन क्रिएट हुए, जब हमको एक प्रोटीन मिला, प्रोटीन का मिक्सचर मिला, सेल लाइजेट मिला, अब सेल के अंदर तो बहुत सारी प्रोटीन है ना, सेल लाइजेट मिला, उसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन है, हम चाह रहे सारी प्रोटीन सेपरेट हो जाए, तो सारी प्रोटीन सेपरेट हो जाएंगे, उसमें अंदर पता चला 500 तरह की सब प्रोटीन मिल गई, 500 टाइप की प्रोटीन मिल गई। अब 500 तरह की अगर उसमें प्रोटीन्स हैं, तो उसमें से बहुत तरह की हो सकता है 20 टाइप की ऐसी प्रोटीन हो जिनका जिनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम हो, आई वैल्यू सेम हो। 20 एक मिली, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो था, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5.8 था, एक का आया 6.3 आया, तो भैया इनको कैसे सेपरेट किया जाए, इनको कैसे सेपरेट किया जाए, ठीक है। या उसी सेल लाइजेट में हमें 25 तरह की ऐसी प्रोटीन मिली जिनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 2800 किलो डाल्टन चल रहा है, 25 तरह की ऐसी प्रोटीन मिली, तो अगर इनको हम लोग एसडीएस के थ्रू सेपरेट करने जाएंगे तो क्या सेपरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एसडीएस किस पे बेस करता है, एसडीएस पेज किस पे बेस करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे, और इनको अगर हम लोग केवल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे सेपरेट करें तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग दोनों डायमेंशन ले लेंगे। पहले क्या होगा, ये 20 अमाइनो एसिड बेसिक जो 20 ये प्रोटीन मिल रही है ना, बेशक ये एक ही पॉइंट पे मिल गई, मान लिया इसी पॉइंट पे मिल गई, इसी पॉइंट पे मिल गई, 20 की तरह हम लोग जो दे के रखे वो 3 मान के रखे, 3 जो प्रोटीन थी वो इस पॉइंट पे ही मिल गई, लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग था। अब हम लोग दूसरा डायमेंशन यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट का, तो ये फर्दर आसानी से सेपरेट हो गई है ना। तो पहले वेट में हम लोग क्या करेंगे, पहले वेट में हम लोग एक डायमेंशन यूज करेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमेशा पहले यूज करते हैं, फिर दूसरा डायमेंशन यूज करते हैं, दैट इज एसडीएस। बोलो भाई, क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अनुष्का जी बतलाएं अब।
ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ के देखते हैं, समझ में आता चला जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। पहला डायमेंशन क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अब हुआ क्या है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जहां पर हमको मिला, जिस पॉइंट पे हमको अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे प्रोटीन के बैंड मिल गए, एक बैंड यहाँ पे मिला, ये दिखने लग गया, एक बैंड यहाँ पे मिल गया, तो इसने एक फोकस जनरेट कर दिया, एक बैंड यहाँ पे मिला। ये फोकस जो जनरेट हो रहा है इसी को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। जब आप केवल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे प्रोटीन को सेपरेट करके फोकस कर रहे हो, देख रहे हो, इट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, IEF। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? प्रोटीन माइग्रेट्स इन एंड इमोबिलाइज्ड पीएच ग्रेडियंट, है ना। इमोबिलाइज्ड मतलब जो जहां का पीएच ग्रेडियंट चेंज ना हो रहा हो, until they reach their isoelectric point, तब तक कि उनके अंदर मोबिलाइजेशन चल रहा हो, जब तक कि वो प्रोटीन आपके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तक ना पहुंच पाए, मतलब जब तक उनके अंदर नेट चार्ज जीरो ना हो पाए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे नेट चार्ज जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जीरो हो जाती है, प्रोटीन स्टॉप माइग्रेट करना बंद कर देता है, एक शार्प बैंड बनाता है जिसको हम लोग आसानी से घूर करके फोकस करके देख सकते हैं, शार्प फोकस्ड बैंड इसलिए इसको बोलते हैं। हेंस द नेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को, इसको हम लोग इसलिए आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग भी कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कहते हैं। ऑन एसिडिक साइड, एसिडिक साइड में क्या होता है? बिकम पॉजिटिवली चार्ज, एसिडिक साइड में क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मूव बैक टुवर्ड्स कैथोड, और ये कैथोड की तरफ भागेंगे। अगर हम लोग एसिडिक साइड पे रखेंगे, अभी मैंने सिखाया है स्ट्रिप में, हमने इधर रखा है एसिड और इधर रखा बेस, और बीच में कहीं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। अगर एसिडिक साइड में रखेंगे तो ये प्रोटीन जो भी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और वो किधर की तरफ भागेगी? कैटायन को कौन कैच करेगा? ये कैटायन हो गया ना, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज, कोई नया बच्चा है तो थोड़ा सा हम इस चीज को और अच्छे से बतला दे। दीक्षा जी को तो कल बताया गया था, सब पुराने हैं, जल्दी से निपटा दे रहे हैं, ठीक है। सब पुराने, नए वाले भाग गए, कोई बात नहीं। तो हमने क्या बताया भाई? हमने क्या बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ है तो हमने बोला क्या था कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज का मतलब कटा हुआ आयन, कटायन है, तो कटायन को कैच करने वाला कैथोड, तो पॉजिटिवली चार्ज किधर भागेगा? कैथोड की तरफ। चाहे जितना बता दे, जितने बच्चे हैं एग्जाम तक, जितने बच्चे हो जाएंगे, देख लेना उनमें से कई लोग यही पॉइंट पे गलत कराएंगे, कहेंगे अरे सर हम भूल गए थे, कटायन कैचर कैथोड, एनायन अट्रैक्टेड एनोड। और ये सब चीजें तब आप नहीं बोलोगे, जब भी आप पढ़ो मेरी जो मैं बोल रहा हूँ ट्रिक, उसको बार बार आप बोलो, बार बार बोलो, तब नहीं बोलोगे, है ना। ठीक है, तो ये कैथोड की तरफ भागेगा, और भागेगा तो मान लो कैथोड यहाँ लगा हुआ है, तो ये यहाँ लगा हुआ है कैथोड, तो ये यहाँ थोड़ी नहीं भाग जाएगा, यहाँ नहीं भागेगा, भागेगा तो यहीं पे आके रुक जाएगा, और अगर थोड़ा आगे मान लो यहाँ चला भी गया तो फिर से बैक गियर मारेगा, अल्टीमेटली इसको आके यहीं पे रुकना है। ऐसे कपा के एक ही जगह पे आके रुकेगा, फोकस एक ही जगह पे आके होगा इसको, कहाँ पे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ही आके इसको फोकस होना है, इसीलिए इसको बोला गया आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। ऑन बेसिक साइड, जैसे बेसिक साइड में प्रोटीन डालते हैं निगेटिवली चार्ज होता है, मूव बैक टुवर्ड्स एनोड, दस प्रोटीन कंटिन्यूअसली रिटर्न टू देयर पीआई, इसलिए प्रोटीन लगातार अपने पीआई की तरफ ही भागेगा, और जैसे पीआई पे आ जाएगा पीआई से आगे नहीं भागेगा, अगर थोड़ा बहुत आगे जाता भी है तो फिर से रिटर्न करेगा वो, है ना। अल्टीमेटली उसका फोकस क्या है? पीआई। पीआई पे क्यों रुक जाता है? मन में सोचो, पीआई पे प्रोटीन क्यों रुका? क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो, इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट जीरो, एंड एक्यूमुलेट एज अ शार्प फोकस बैंड, शार्प फोकस बैंड की तरह एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो रहा है? आईपीजी स्ट्रिप, यहाँ पे आईपीजी स्ट्रिप मार्केट में मिलती है, इमोबिलाइज पीएच ग्रेडियंट स्ट्रिप, अलग अलग तरह की स्ट्रिप आती है, इनको देखने कोई मतलब नहीं है, जैसी आप चाहो वैसी ले सकते हो, पीएच 3 से 10 वाली ले सकते हो, पीएच 4 से 7 वाली ले सकते हो। आपको थोड़ा बहुत तो प्रोटीन पता ही होगा ना, कौन सी प्रोटीन देख रहे हो, वो तो थोड़ा बहुत तो पता होगा ही ना, उसके हिसाब से आप ले लोगे पीएच ग्रेडियंट वाली स्ट्रिप, है ना। इस तरह की स्ट्रिप आपको मिल जाएगी। प्रोटीन का मूवमेंट क्या होता है आईईएफ के समय, है ना, आईईएफ के समय, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के समय प्रोटीन का मूवमेंट क्या होगा? इफ पीएच इज लेस देन पीआई, तो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड की तरफ भागेगी। इफ पीएच इज निगेटिवली चार्ज, पीएच इज मोर देन पीआई, पीआई से ज्यादा है तो प्रोटीन कैसी हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये एनोड की तरफ भागेगी। इसमें भी कुछ नहीं रटना है, अगर ये आप रट रहे हो तो आप लोग अपने साथ गलत करोगे, आपका जीआरएफ नहीं होगा, पहले बता दे रहे हैं। इसमें कोई पॉइंट नहीं रखना, एक पॉइंट नहीं रटना है,
2D इलेक्ट्रोफोर्सिस खुद बता रहा है। 2D इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या होता है, बस ये जानना, डी का मतलब दो है, एक आइसोइलेक्ट्रिक और मॉलिक्यूलर वेट, बस। और बस इतना ही बताना है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, फोर्सिस का मतलब मूवमेंट कराना है। पूरी कहानी ये खुद ही बता दे रहा है ना। एक पॉइंट भी अगर आपको रटना पड़ा तो मतलब आप नहीं सीख पाए हो, आप जीआरएफ से भी दूर हो। एट pH equal to isolated point, net movement 0, protein stop moving, protein become focused into the sharp band, प्रोटीन एक शार्प बैंड बना लेगा। सेकंड डायमेंशन क्या है आपका, एसडीएस पेज है। अब इसी प्रोटीन को जब हमने सेपरेट कर दिया, अब इस एसडीएस आईएफ के बाद में इसी आईपीजी स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टली ले जाकर के एसडीएस पेज के कांटेक्ट में रख देंगे, एसडीएस पेज के रिजॉल्विंग जेल में। अब ये ध्यान लगाना, रिजॉल्विंग जेल में, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो भी आपका स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप पे ऑलरेडी प्रोटीन एक ही लाइन में पाई जा रही है। अब आपको जो स्टैकिंग जो था जेल था, उसकी जरूरत है ही नहीं। उसकी क्या जरूरत है, खुद सोचो, जबरदस्ती खर्चा करोगे क्या? स्टैकिंग जेल की कोई जरूरत नहीं है। आपने सैंपल ऑलरेडी रिजॉल्विंग जेल में डायरेक्ट रखना है आपको, ऑलरेडी आप इतना सेपरेट कर चुके हो, एक लाइन में लगा चुके हो, है ना। ड्यूरिंग एसडीएस ट्रीटमेंट, एसडीएस जब एसडीएस के कांटेक्ट में लाते हैं तो वही कल की कहानी। प्रोटीन, जिन्होंने कल वाली वीडियो एसडीएस वाली नहीं देखी है, वो आइसोइलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रोफोर्सिस की वीडियो देख ले बढ़िया अच्छे से। इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या, उसी एसडीएस पेज बाय कुलदीप सोनी, इतना डालो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। प्रोटीन बिकम डीनेचर्ड, प्रोटीन क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगी, तुरंत ही प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। एसडीएस जो होता है प्रोटीन के चारों तरफ कोट हो जाएगा, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज ले आएगी। इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप एसडीएस नहीं देखे हो तो एसडीएस वाली वीडियो पहले देखना चाहिए, एसडीएस पेज वाली, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो बिकम नियरली कांस्टेंट, वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है। देयरफॉर प्रोटीन आर सेपरेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। इसका हम लोग यूज करते हैं प्रोटियो मिक्सिंग कराने में, प्रोटियोमिक्स, है ना, कई सारी स्टडीज को एक साथ यूज करने में, बायोमॉलिक्यूलर डिस्कवरी करने में, अलग अलग बायोमॉलिक्यूलर की डिस्कवरी करने में, बायोमार्कर की डिस्कवरी में। मान लिया कि कोई बैक्टीरिया, उसको कोई बीमारी हो जा रही है ना, उसको कोई बीमारी हो जा रही है, तो बीमारी के बाद हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन चेंज हो रही है। नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन देख ली और उसके अंदर प्रोटीन देख ली, तो नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर मान लिया ऐसे से, ध्यान लगाना, ऐसे क्वेश्चन बनाता है, छोड़ के चले आते हो, पूरे पेज का क्वेश्चन बनाता है सीएसआईआर। बोला जा रहा है नॉर्मल बैक्टीरिया के केस में लैंग्वेज थोड़ी खतरनाक लिखेगा, है ना, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करी, ठीक है। तो नॉर्मल केस में ऐसे ऐसे बैंड मिले हमें। नॉर्मल बैक्टीरिया में वाइल्ड टाइप जिसको बोलेगा, नॉर्मल बोलेगा भी नहीं, वाइल्ड टाइप बोलेगा। वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया में ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन हो रहा है या बैक्टीरिया के अंदर एक डिजीज हो रही है, उस डिजीज के बाद में उस बैक्टीरिया के अंदर ऐसे बैंड दिख रहे हैं, या इस पे बनाया ज्यादा अच्छा मजा आएगा। एक नॉर्मल केस में ऐसे ऐसे बैंड दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे बैंड दिख रहे हैं, है ना, ये बैंड दिख रहे हैं। और जब उसको डिजीज हो जाती है, डिजीज होने के बाद में आफ्टर म्यूटेशन, कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं भैया, उनकी मर्जी है, उनका पेपर है ना, उनका पेपर, उनके रूल्स हैं, वो जो भी मैंने करेंगे। अब ठीक है, ऐसा के बाद में क्या हो रहा है कि हमको एक बैंड ऐसा दिख रहा है, हमने देखा सारे बैंड तो नॉर्मल जैसे था, एक नया बैंड आ गया, ये बैंड से हमें पता चला। और जितने भी बैक्टीरिया के अंदर वो म्यूटेशन दिखा, उसके अंदर ये वाला एडिशनल बैंड दिखा, तो यहाँ पर ये बायोमार्कर की तरह काम कर सकता है कि नहीं, बताओ। क्या ये मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं, सब लोग बताओ, क्या ये बायोमार्कर की तरह काम कर सकता है कि नहीं? क्या आपको ये मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? सब सुस्त हो गए हैं भैया आज। अनुष्का जी समझ पा रही है। देखो इतना अच्छे से मैं इसलिए समझा पा रहा हूं कि बहुत सारी चीजें मैंने कर रखी हैं, करते हुए देखी भी है और कर रखी है, इसलिए समझा पाता हूं अच्छे से चीजों को, ठीक है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही। और अच्छी बात यह है, अर्चिता बनर्जी को क्या समस्या है भैया? अर्चिता जी बताएं क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया, जल्दी बोलो। आ गया, गलत जगह पे इन्होंने गलत स्माइले बना के भेज दिया, हम कहीं कंफ्यूजन में जी रही है, ठीक है। तो ये बायोमार्कर को भी हम लोग खोज अच्छा मान लिया गया बायोमार्कर। ऐसे एक और बायोमार्कर हो सकता है, मान लिया कि कैंसर है, कैंसर में कोई एक जीन, स्पेसिफिक जीन है, वो एक्सप्रेस होने लगता है। हमने एक प्रोटीन, हमने कुछ सेल उठाई और उस सेल का सेल लाइजेट लिया और इसको आईएफ में, इसी में 2D में डाला और उस प्रोटीन को हमने एक नॉर्मल सेल ली, नॉर्मल सेल में बैंड चेक किया, वो उसमें चेक किया।
अगर उसमें वो जो अलग बैंड दिख रहा है उस प्रोटीन को आइसोलेट किया, अब उस प्रोटीन को आइसोलेट करना कल से शुरू करेंगे। कल से शायद हमारे मन में है कि ब्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। मेन ये काम खत्म हो गया, मेन जो 2 काम खत्म हो गए, क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा रह गया है, क्रोमेटोग्राफी थोड़ा रह गया, मैं उसकी वीडियो अलग से बना के डालता रहूंगा, ठीक है, टाइम तो मिले। क्रोमेटोग्राफी वाला आज ऐप वाला काम कंप्लीट हो चुका है, अब थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मतलब मेरे एंड से काम कंप्लीट हो चुका है, अदर एंड पे अब आ चुका है, ठीक है। तो वो क्रोमेटोग्राफी की 3 वीडियोस मैंने पढ़ा दी थी लाइव क्लास में, उसकी वीडियोस मैंने नहीं डाली, मुझे याद है, और क्योंकि वो वीडियो बड़ा उसमें शोर हो रहा था बैकग्राउंड पे, इसलिए नहीं डाला है। और 3 एडिशनल और वीडियोस हैं, तो 6 वीडियोस क्रोमेटोग्राफी की डालनी है। उम्मीद है सैटरडे पे इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी हो गया, और क्या हो गया आप लोगों का, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या हो गया, अब ये इलेक्ट्रोफोर्सिस भी कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोफोर्सिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कोशिश करेंगे ब्लॉटिंग पढ़ेंगे, ब्लॉटिंग के बाद हम लोग पीसीआर के बारे में, खूब तरह के पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे, हर तरह के पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे, एलाइजा के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बहुत तरीके की टेक्निक से फ्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैप के बारे में पढ़ेंगे, इन सब की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा और अंत कर देते हैं भैया इस टॉपिक का, अच्छा बचा हुआ है अभी थोड़ा सा। कंपैरेटिव प्रोटीन एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन चेक कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन आइसोफॉर्म्स, है ना, 2 प्रोटीन्स है, दोनों का सेम फंक्शन है, सेम जीन से बन रहे थे, आइसोफॉर्म्स हो गए, हम उनको भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। डिजीज को पता कर सकते हैं, हमने पूरा सीधे बोला, कैंसर को पता कर सकते हैं, कोई सेल नेक्रोटिक है, कैंसर है, क्या है, ये पता कर सकते हैं। ये आपको फोटो दिखाई गई है, और ये फोटो पूरा हमने समझा दिया ऑलरेडी बना के, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग को ऐसा एक जेल, सुंदर सा जेल मिल जाता है। आप लोग जो भी एमएससी कर रहे हैं, आपकी लैब में बिल्कुल दिमाग लगा लो, है ना, हम फिर से सिखा रहे हैं आपको कि जितने सीनियर्स हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट के हो, हॉस्टल में रहने वाले तो बहुत काम कर लेते हैं। आपकी लैब में कुछ काम नहीं हो रहा, माइक्रोबायोलॉजी से हो, बायोटेक में देखो, जबरदस्ती मैडम के गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मैडम जी पानी पी लीजिए, मैडम जी ये वो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे बहुत फायदे होते हैं। मैंने फिर से बताया, एक तो खाने को खूब मिलता है फ्री में, है ना, फ्री में खाने को खूब मिलता है, और दूसरा फायदा क्या होता है, पता करो कि वो किस पे काम कर रहे हैं, जा जाके उनकी टेक्निक्स को एक बार खड़े होकर देख लो, कह दो लाओ मैडम पेट्री डिश धुल देंगे, ये कर, उससे सीखने को मिलेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा। ये आप जो पैसा लगा के एनबीआरआई और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सीखने जाते हो, अगर वहां भी जा रहे हो तो वहां भी यही काम करना है, वहां भी यही काम करना हो, ये काम करोगे तो और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, सीखने कुछ और गए होगे और सीख के बहुत सारी चीजें आ जाओगे। एडवांटेज क्या है, बहुत अच्छा रिजॉल्विंग पावर है, सेपरेट 1000 ऑफ प्रोटीन साइमल्टेनियसली, रिजॉल्व प्रोटीन विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट, है ना, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट पीआई, रिजॉल्व प्रोटीन विद आइडेंटिकल पीआई बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, वाइडली यूज इन प्रोटियोमिक्स स्टडीज, प्रोटियोमिक स्टडीज में यूज करते हैं। लिमिटेशन बहुत है, बहुत समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, खर्चा भी आता है, एक्सपेंसिव भी है। पुअर सेपरेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग कहाँ पे लेके आ रहे हैं, हाई पीएच पे लेके आ रहे हैं। अब हाई पीएच ग्रेडियंट पे लेके आते हैं ना भाई, स्ट्रिप कैसी है, पीएच ग्रेडियंट वाली है ना, उसमें पीएच पे हम लेके आ रहे हैं, हाई एसिडिक या हाई बेसिक पीएच पे है भाई, है ना, हाई एसिडिक हाई बेसिक पीएच पे अगर होगी प्रोटीन और वो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन होगी तो वो भाग आएगी पास, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी, और अगर वो एब्जॉर्ब होगी नहीं तो सेपरेट कैसे करोगे। तो स्ट्रिप पे हाइड्रोफोबिक प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इसलिए वो सेपरेट नहीं हो पाती है, इसलिए हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन प्रोटीन को सेपरेट करना 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस से बहुत ही मुश्किल काम है। दैट इज इट इज अ वेरी टफ टास्क फॉर ऑल ऑफ अस, वेरी हाई एंड वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स मे बी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व, ये भी बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। क्या सबको 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आया और लैब में कभी करने को मौका मिला तो कर लोगे कि नहीं?